बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए आज हम लेके आए हैं रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है और कभी कभी प्रूफ भी पूछ सकते हैं, या फिर स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों पूछ सकते हैं। तो कैसे करना, अगर ये क्वेश्चन आता है कि स्टेट एंड प्रूव द रोलेस थ्योरम, तो फिर आप कैसे करेंगे देखेंगे। पहले सबसे ऊपर तो आपको यहाँ पर रोलेस थ्योरम का हेडिंग डाल देना है ना, रोलेस थ्योरम। तो ये रोलेस थ्योरम आपको पहले करना, और इसके बाद आपको शुरू करना है इसका स्टेटमेंट। देखो, स्टेटमेंट में आपको 4 सेंटेंस याद रखने हैं। पहला सेंटेंस है आपका इफ एफ एक्स भी कह सकते हैं, एफ भी कह सकते हैं, वी एनी फंक्शन सच दैट। पहला सेंटेंस क्या, इफ एफ एक्स वी एनी फंक्शन सच दैट। नंबर 1 करके देखेंगे, पहले पार्ट में लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस in the closed interval ए बी के क्लोज इंटरवल में ये कंटिन्यूस होना चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये जो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल में होना चाहिए। ओपन इंटरवल को हम ऐसे लिखते हैं, या फिर स्मॉल ब्रैकेट में भी लिख देते हैं, या बाहर की तरफ को ब्रैकेट लगाते हैं। ये ओपन इंटरवल लिखने का तरीका है। तीसरी कंडीशन और इसकी है, आपके देखेंगे क्या, एफ ए इज इक्वल टू होना चाहिए एफ ए। अगर ये 3 कंडीशन है तब देन देयर एग्जिट को ऐसे करके लिखते हैं, देयर एग्जिट एट लीस्ट 1C जो बिलोंग करेगा किसको, ओपन इंटरवल ए बी को। किसको, ओपन इंटरवल ए बी को। सच दैट को हम शॉर्ट में एस टी लिख देते हैं, एफ डैश सी बराबर 0 होगा। तो क्या स्टेटमेंट मैंने बताया, स्टेटमेंट लिखने का तरीका कि अगर एफ एक्स भी एनी फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट, यानी एफ एक्स कोई भी फंक्शन है तब एफ एक्स कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल ए बी में, जो बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे। एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो इन ओपन इंटरवल ए बी में, जो या तो स्मॉल ब्रैकेट में या फिर बाहर की तरफ को ये ब्रैकेट लगाएंगे। और तीसरी कंडीशन एफ ए बराबर एफ बी हो तब देन देयर एग्जिट एट लीस्ट 1C बिलोंग टू ए बी। सी बिलोंग टू ए बी का मतलब ये है कि ए से छोटा हो, इसका अर्थ यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, दैट इज ए छोटा हो सी से और सी छोटा हो बी से। यानी सी का जो मान है ए और बी के बीच में कहीं भी एग्जिट करना चाहिए, ना तो ए के बराबर हो ना ही बी के बराबर हो। तो ये 3 कंडीशन, तब एफ डैश सी का जो मान है वो 0 होगा। ठीक है, एफ डैश सी का मतलब कि अगर सी पर हम डिफ्रेंशिएट करें इसको, तो डिफ्रेंशिएट करके एक्स की जगह पर सी कर दें तो उसका मान 0 आ जाएगा। चलिए अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे करना, एक एक करके। ये थोड़ा सा थ्योरिकल है, इस पर सावधानी से ध्यान रखेंगे हम, कैसे करना है देखेंगे प्रूफ। तो इसको मान लेते हैं, करने का तरीका देखिए, लेट एफ एक्स की जगह हम एफ वर्ड यूज कर रहे हैं, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन, ये क्लोज इंटरवल ए बी मैंने लिख दिया। अगर ये कंटिन्यूअस है इसका मतलब है ये बाउंडेड भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज दैट एफ इज बाउंडेड। एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी, ए बी में ये बाउंडेड भी होगा।
बाउंडेड होने का मतलब है एक इसकी सुप्रीमम वैल्यू होगी और एक इसकी इन्फीमम वैल्यू होगी। हैंस ये ऐसे करके लिख दीजिए, लेट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर सुप्रीमम एंड infimum of x of f respectively in AB। यानी मान लीजिए ये इसकी एफ एक्स की सुप्रीमम वैल्यू कैपिटल एम है यानी मैक्सिमम वैल्यू, और इन्फीमम वैल्यू इसकी मान लीजिए स्मॉल एम है ए बी के बीच। ए बी के बीच का मतलब है क्या कि यानी या तो ए एफ ए पर या एफ बी पर, या है ना, या इनके बीच में किसी बिंदु पर। अब हमारे पास दो केस यहाँ पर हो सकते हैं। पहला केस हम देखेंगे, केस नंबर 1, अगर कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों बराबर हो जाएं, यानी सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों बराबर हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी वही है और क्या मिनिमम वैल्यू भी वही है। तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन निश्चित रूप से कैसा होगा, यानी एफ एक्स जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है। अगर कांस्टेंट फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, यानी फिर एफ डैश एक्स का मान क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो इसलिए कांस्टेंट का इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। फॉर ऑल एक्स किसे बिलोंग करेंगे? क्लोज इंटरवल ए बी को ले लें या ओपन इंटरवल ए बी को ले लें, है ना। अब एक्स की जगह चाहे सी रख दो या ए रख दो या बी रख दो, 0 ही आएगा। यानी एफ डैश ए का मान भी 0, एफ डैश बी का मान भी 0, एफ डैश सी का मान भी 0, जो इनके बीच होगा किसी बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर 0 होगा। इसका मतलब हमारी थ्योरम यहाँ पर प्रूफ हो जाती अगर m बराबर n हो, स्मॉल m हो तो। हैंस थ्योरम इज प्रूव्ड। Theorem is proved in this case। इस केस में थ्योरम प्रूफ हो जाती है। अब हम लेंगे केस नंबर 2, यानी जब m कैपिटल M स्मॉल m के बराबर ना हो। अब देखिए केस सेकंड देखेंगे, यदि क्या होता है स्मॉल m कैपिटल M के बराबर ना हो, तो हम लिखेंगे केस सेकंड। इसमें क्या लेंगे? इफ capital M is not equal to small m, then at least one from capital M and small m which is different from एफ ए इक्वल टू एफ बी। यानी कैपिटल एम और स्मॉल एम में एक चीज़ ऐसी होगी जो कम से कम एक चीज़ ऐसी होगी जो एफ ए और एफ बी के बराबर नहीं होगी, क्योंकि एफ ए और एफ बी दोनों आपस में बराबर हैं कंडीशन नंबर 3 के अनुसार। और हमने कहा स्मॉल एम और कैपिटल एम बराबर नहीं है, या तो ये स्मॉल एफ ए एफ बी के बराबर नहीं होगा या ये बराबर नहीं होगा। मान लेते हैं यहाँ पर ऐसा करके, मान लीजिए लेट कैपिटल एम नॉट इक्वल टू एफ ए इक्वल टू एफ बी। इन दोनों में से, यानी दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कैपिटल एम का मान मान लीजिए इसके बराबर नहीं है। लेकिन सिंस एफ इज कंटिन्यूअस, इन क्लोज इंटरवल ए बी, ये इसमें क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, ये कंटिन्यूअस है। इसका मतलब कि इसकी सुप्रीमम वैल्यू जरूर होगी। इसका मतलब है कि एफ अटेंस सुप्रीमम इन ए बी। ठीक है, तो ये मान लें हम, अगर
लेट एफ इज सुप्रीमम एट सी बिलोंग टू ए बी। सी बिलोंग टू ए बी का मतलब ओपन इंटरवल ले लेंगे, यानी ए और बी को छोड़कर कोई सी है जो ए और बी के बीच लाई करता है, उस पर ये सुप्रीमम है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हो जाता है, अगर देखेंगे ध्यान से तो, कि इसका मतलब है कि एफ डैश सी का जो एफ सी का जो मान है वो कैपिटल एम के बराबर है, यानी इसकी सुप्रीमम वैल्यू हो जाती है हमारे पास। अब यहाँ सी किसे बिलोंग कर रहा है? ए बी को बिलोंग कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ से अगर हम देखें कि इफ़ सी माइनस एच कोमा सी प्लस एच अगर किसे बिलोंग करते हैं, ये भी मान लीजिए ए बी को बिलोंग करते हैं, तो इसका क्या अर्थ होगा? एफ सी माइनस एच भी एफ सी से छोटा होगा या बराबर होगा, एंड एफ सी प्लस एच भी जो है वो एफ सी से छोटा या बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एफ फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सी पर है। अगर सी से पहले आएंगे किसी बिंदु पर तो भी एफ सी से मान छोटा या बराबर मिलेगा, अगर सी प्लस एच के राइट हैंड पर जाएंगे तब भी वो एफ सी से छोटा या बराबर मिलेगा। अब चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, इसका मतलब सी पर भी डिफरेंशिएबल होगा। तो क्या लिखेंगे? बट एफ इज डिफरेंशिएबल in open interval AB according to condition number 2 implies that f dash c exit। अब देखिए जब ये f dash c एग्जिट करेगा तो इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए हम अब इस पर आर एफ डैश और एल एफ डैश निकाल ले होंगे। मान लीजिए आर एफ डैश सी निकालते हैं तो क्या मान होता है इसका? लिमिट एस टेंड टू 0 और एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अब यहाँ अगर हम देखें ध्यान से तो एफ सी प्लस एच एफ सी से छोटा है, यानी ये छोटा है और ये बड़ा है। एफ सी प्लस एच में से एफ सी घट रहा है, तो देखिए अगर एफ सी प्लस एच ये है, एफ सी को इधर ले आए तो ये 0 से छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ये 0 से, क्योंकि एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी इधर कर दें यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये चीज़ जो है वो 0 से छोटी हो जाएगी हमारे पास। 0 से छोटी या 0 के बराबर, इसे समीकरण 1 डाल देंगे। एंड इसी प्रकार से अगर हम एल एफ डैश सी निकालें तो क्या होगा भाई? ऐसा से लिख दीजिए, लिमिट एस टेंड टू 0। यहाँ इसमें क्या लेते हैं? एफ सी माइनस एच और माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। एफ सी माइनस एफ सी 0 से छोटा है, लेकिन माइनस से इसे भाग कर दें तो 0 से बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 0 से बड़ा या बराबर नंबर तो हो गया। लेकिन चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसलिए आर एफ डैश सी और एल एफ डैश सी आपस में बराबर होने चाहिए। तो क्या लिख देंगे? बट आर एफ डैश सी बराबर है एफ डैश सी के और बराबर है एल एफ डैश सी के। तो कौन सी कंडीशन होल्ड कर रही है? इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ये लेस देन और इक्वल टू है, या ग्रेटर देन इक्वल टू है। इक्वल टू वाली कंडीशन दोनों में होल्ड कर रही है। इसका मतलब ये जो चीज़ है वो किसके बराबर होगी? 0 के बराबर हो जाएगी। यानी यहाँ भी इक्वल टू 0, यहाँ भी इक्वल टू 0, तो इक्वल वाला चिन्ह दोनों में कॉमन है। इसलिए इसका अर्थ क्या हुआ? इम्प्लाइज दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर सी किसे बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल ए बी को। तो यही आपको प्रूफ करना था, ये था आपका प्रूफ। अगर आता है तो आपको इस प्रकार से इसे करना होगा। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न ये कहा, जरा सा ध्यान से देखिए, इसमें कहा डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रोलेस थ्योरम इन द इंटरवल -1 टू द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। इसमें ये बताना है कि क्या इस फंक्शन में एफ एक्स बराबर मोड एक्स में ये रोल थ्योरम अप्लाई की जा सकती है या नहीं। इंटरवल है -1 से +1, यानी ए का मान -1, बी का मान 1, ये दे रखा हमें। तो देखिए हम करते कैसे ऐसे प्रश्न को। हमें 3 कंडीशन, अगर कोई भी फंक्शन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। नंबर 1, एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, एफ एक्स
एफ ए बराबर एफ बी हो, ये तीनों कंडीशन अगर होल्ड करती हैं तो फिर रोल थ्योरम एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमें दे रखा है उसको लिखिएगा यहाँ पर, गिवन दैट एफ एक्स का जो मान दिया है यहाँ वो दिया हमें एक्स का मोड, चलिए ऐसे कर लेते हैं, एंड ए बी का मान कितना दिया भाई, ये दिया -1 से 1। तो चलिए पहले थर्ड कंडीशन देख लेते हैं इसकी क्या आएगी। थर्ड कंडीशन क्या है भाई, एफ ए का मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट करके लिख दिया, एफ ए बराबर एफ माइनस वन का मतलब है -1 का मोड, और -1 का मोड किसके बराबर आया, 1 के बराबर हो गया। एंड एफ बी अगर हम निकालें देखिए तो क्या आएगा भाई, ये हो गया आपका यानी F1 का मतलब, क्योंकि ए की जगह -1 है, बी की जगह 1 है, तो x की जगह रख दीजिएगा, यानी 1 का मोड ये भी बराबर आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या आया कि एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी, यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि f-1 बराबर f1 के है। तो थर्ड कंडीशन ऑफ रोलेज थ्योरम इज सेटिस्फाइड। तो आगे लिख देंगे, इम्प्लाइज दैट थर्ड कंडीशन ऑफ रोलेज थ्योरम इज सेटिस्फाइड। अभी तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, चलिए फर्स्ट की बात कर लेते हैं, पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं अब हम, है ना। तो देखेंगे हम यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब है कि एफ एक्स का जो मान है वो 1 पर भी कंटिन्यूस हो और किस पर, -1 पर भी कंटिन्यूस हो, ठीक है। तो कंटिन्यूस तो होगा, चूंकि एफ एक्स क्या है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, और एफ एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन है तो निश्चित रूप से हर जगह कंटिन्यूस होगा। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक कर लेते हैं, यानी सेकेंड कंडीशन। दूसरी को हम लिख देते हैं फर्स्ट कंडीशन, सिंस एफ एक्स बराबर किस प्रकार से अगर हम इसको लिखें तो -x जब x 0 से छोटा हो और x जब x 0 से बड़ा या बराबर हो। तो ये कैसा होगा, ये तो कंटिन्यूस है, इन क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में। अब इसकी थर्ड कंडीशन यानी चेक कर लेते हैं, यानी इसका मतलब सेकंड कंडीशन ऑल्सो इम्प्लाई दैट सेटिस्फाई द थर्ड कंडीशन, सेटिस्फाइज द फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट और थर्ड तो सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट थर्ड ही होता है। वैसे ये ना भी करें तो थर्ड को चेक करके देख लेंगे, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो होगा ही। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 0 और -1 और 0 के बीच, क्योंकि -1 और 1 को छोड़ के हम चेक करेंगे, हैं, तो इनके बीच में कहीं 0 आता है, ज़रा 0 पर इसको चेक कर लेते हैं, है ना। तो लिखिए सिंस 0 बिलोंग टू -1 1, हैंस आर एफ डैश 0 का मान क्या लिखेंगे, लिमिट एस टेंड टू 0 f0 प्लस एच माइनस f0 अपॉन एच बराबर एस टेंड टू 0। फिर लिख दीजिए f0 प्लस एच इसी में रख दीजिए, तो 0 प्लस एच का मोड माइनस 0 बटे एच, इसका मतलब एस टेंड टू 0 एच बटे एच बराबर 1। अब एल एफ डैश 0 निकाल दीजिए, यहाँ इसको भी यूज कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे ना, यानी राइट हैंड पे इसे कर सकते थे, लेफ्ट हैंड पे इसे कर सकते थे। एस टेंड टू 0, तो यहाँ क्या निकालेंगे, f0 माइनस एच माइनस f0 अपॉन माइनस एच, तो यहाँ भी एस टेंड टू 0 आप कर दीजिए, रखें इसी में रख दीजिए ऊपर ही, कोई बात नहीं। तो ये रहा माइनस के 0 माइनस एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच बराबर एस टेंड टू 0। फिर यहाँ पे करिए, तो ऊपर तो आपका आ गया एच और नीचे है माइनस एच, तो इसका मान -1 आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हेयर एल एफ डैश 0
नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 0। हैंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -1 to 1। इसका मतलब है जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो सेकंड कंडीशन इसमें होल्ड नहीं कर रही है। ना होल्ड करने का मतलब है, इसका मतलब रोल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। हैंस इम्प्लाई दैट रोले थ्योरम इज नॉट, रोलेज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। एप्लीकेबल हियर, ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है अगर हमें करना है तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रोलेज थ्योरम, रोलेज थ्योरम टू फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स इन द इंटरवल ए बी वेयर 0 लेस देन ए लेस देन बी, यानी ए और बी दोनों पॉजिटिव है, इसका ये मतलब यहाँ पर है। तो इसके लिए हमें क्या करना है भाई, 3 कंडीशन हमें चेक करनी होती हैं और 3 ना करके हम केवल 2 कंडीशनों को चेक कर लेते हैं, एक तो थर्ड कंडीशन और एक आपकी सेकंड कंडीशन। तो पहले हम देख लेते हैं कौन सी कंडीशन, आपकी थर्ड कंडीशन को हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि वो निकालना आसान होता है। अगर उसी कंडीशन में फेल हो जाते हैं तो फिर आगे चलने की ज़रूरत नहीं होती, वहीं हम कह देंगे कि फंक्शन क्या है, एप्लीकेबल रोले थ्योरम यहाँ पर नहीं है। तो देखिए जो दिया गया पहले उसको लिख लेंगे यहाँ। एफ एक्स की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है ये दी है, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन है ये, इसलिए इसका आइडिया हमें लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स, ये हमारे पास दिया है। अब यहाँ से हम दो चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। क्या, पहले हम एफ ए निकाल के देख लेते हैं कितना आता है, एफ ए की वैल्यू क्या मिलेगी, यानी एस की जगह पर ए रख दीजिए तो ये मिला लॉग कितना ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन, नीचे भी यहाँ ए रख दीजिए और इसका अंदर गुणा कर दीजिए। तो ये अंदर जब गुणा करेंगे ए रख करके तो ए स्क्वायर प्लस ए बी नीचे आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि log 1 इसकी वैल्यू हो गई और log 1 की वैल्यू 0 होती है। इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं नंबर 2 पर एफ बी, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, सेम करके निकालेंगे। यहाँ पर रख दीजिए बी, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे क्या है, नीचे यहाँ बी रख दीजिए और बी का अंदर गुणा कर दीजिए तो ये हो गया ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी नीचे और ऊपर बराबर है तो इसका मान भी आपका कितना आया, log 1 और log 1 का मान 0। इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ से अगर देखें तो हेयर एफ ए इक्वल टू एफ बी दोनों ही बराबर आ गए। इसका मतलब है थर्ड कंडीशन ऑफ रोले थ्योरम इज, हैंस लिख दें, हैंस थर्ड कंडीशन of Rolle's theorem is satisfied, तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई भाई। अब हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं। सेकंड कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी। तो लिखे नाउ हम इसमें निकाल लें सबसे पहले आर एफ डैश एक्स, एक्स पर ही चेक कर लेते हैं क्योंकि ए और बी का हमें पता नहीं है किसके बीच निकालना है, तो एक्स पर चेक कर लेते हैं। अगर एक्स पर डिफरेंशिएबल है तो बाकी फंक्शनों पर भी बिंदु पर भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन एच इज इक्वल टू, लिमिट फिर लिखो एच टेंड टू 0 हमने फिर से लिख दिया, ठीक है। इस 1/h को हमने बाहर ले लिया, ये 1/h जो है ये हमने यहाँ लिख दिया,
और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाई। अब यहाँ इस फंक्शन में एफ एक्स में एक्स की जगह एक्स प्लस एच कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, log एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का मतलब एस सच लिख दीजिए इसको, log एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स हमारा, ये इस प्रकार से हमारा हो जाता है। अब इसको आगे लेके चल रहे हैं तो लिमिट एस टेंड टू 0। अब देखिए यह है log m माइनस log n बराबर होता है log m अपॉन n, यानी ये इसके उल्टा होके मल्टीपल में आ जाएगा। तो 1 अपॉन एच को हम एस सच लिख देंगे और ये ले हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, log, इसको खोल दे रहे हैं, खोलेंगे तो क्या आएगा, होल स्क्वायर इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर और प्लस ए बी अपॉन, नीचे क्या है देखेंगे, नीचे को ऐसे लिखा रहने दे फिलहाल, तो इसको यह a प्लस बी इंटू एक्स प्लस एच गुणा, इसका उल्टा करके लिख दीजिए। उल्टा करके लिखेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू एक्स अपॉन, नीचे आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। अब ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ ये वाला जो a प्लस बी है, ये a प्लस बी से कैंसिल आउट हमारा हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना है, बिल्कुल इसको अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया यहीं पर लिमिट h टेंड टू 0, ध्यान से देखेंगे 1 अपॉन एच को एस सच रहने दीजिएगा और ये लिखिएगा आपका log, ठीक है, log में क्या हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, पहले लिख दो, क्या लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ये वाला आ गया। इस बाकी को एक जगह ब्रैकेट में यूज़ कर लो, किसको, 2xh प्लस एच स्क्वायर प्लस का 2xh प्लस एच स्क्वायर, इसे हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। और अपॉन में जो चल रहा है, अपॉन में क्या, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, ये जो इसके गुणा में आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, इसके बटों में लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक, गुणा में क्या करेंगे अब आगे, यहाँ पे गुणा का निशान लगाइए। देखिए यहाँ क्या बचा आपका एक्स, और इसके बटों में एक्स प्लस एच लिख दो, एक्स तो यहाँ बचा ये वाला, और इसके अपॉन में इधर आ जाएगा एक्स प्लस एच, यानी ये रहा आपका एक्स अपॉन एक्स प्लस एच, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखिए सावधानी से, फिर लिमिट h टेंड टू 0 1 अपॉन एच, ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यूज की। अब देखो log लिख रहे हैं हम, log में हमने करली ब्रैकेट लगा दी। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए बी करेंगे तो 1 आ गया इसका मान, तो ये लिख दिया हमने 1 प्लस, बाकी को ऐसे ही उतारा, क्या था ये आपका 2xh प्लस एच स्क्वायर अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, एक तो ये आपका बन गया। ठीक है, ये जो है ये वाला, इसको अगर हम इसका उल्टा कर दें, यानी x प्लस एच को ऊपर ले जाएं, तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा log में, तो ये बन गया log कितना, यानी वैसे बनता है log दिस प्लस log दिस, लेकिन अगर माइनस का चिन्ह ले तो उल्टा कर देते हैं एंगल को, यानी ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका कितना, 1 प्लस एच अपॉन एक्स, ये इस प्रकार से बना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को एक्सपेंड कर दीजिए, यानी खोल दीजिएगा। खोलेंगे तो क्या आएगा, ये लिखा मैंने लिमिट h टेंड टू 0 1 अपॉन एच, यहाँ पर आपका चल ही रहा है, log 1 प्लस एक्स के फार्मूले से खोलेंगे, 1 ऐसे ही, क्या फार्मूला होता है, एक्स माइनस समथिंग। ठीक है, तो पहला पद ले लेंगे सिर्फ ये वाला, क्या, ये आ जाएगा आपका 2xh प्लस एच स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस,
इसमें केवल h/x आ जाएगा, h/x और प्लस डॉट डॉट कर देंगे। अब अगर हम h को अंदर ले जाएं, जब h को अंदर ले जाएंगे तो एक h ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 2x बचेगा, इस h का 0 हो जाएगा और यहाँ भी h कट जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा कितना 2x/x² प्लस ab। कुल मिलाकर के क्या आएगा भाई 2x/x² प्लस ab और माइनस 1/x। ये किसका मान आया, RF' की वैल्यू आई। अब इसके बाद हम निकाल के देख लेते हैं LF' कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब देखेंगे हम LF'। नाउ LF' क्या मान होता है इसका, लिमिट s टेंड टू 0 fx माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस h। तो बिल्कुल एज सच इसको भी करेंगे हम, माइनस के 1/h को आप कॉमन ले लीजिएगा और अंदर लिख दीजिए लोग कितना, ऊपर था x² प्लस ab, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस ab एज सच और अपॉन a प्लस b इंटू x माइनस h और माइनस fx को ऐसे ही क्या लोग x² प्लस ab अपॉन a प्लस b और इंटू x, ये हमारे पास आ जाता है। फिर हमने इसको सच किया, लिमिट s टेंड टू 0 एस सच माइनस 1/s एस सच, और ये आपका फिर वही काम हो जाएगा। इसमें भी क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर को हम खोल देंगे, तो ये बन जाएगा आपका लोग क्या x² और पहले a b लिख दो ये वाला प्लस ab माइनस 2xh और प्लस h² अपॉन कितना a प्लस b इंटू x माइनस h गुणा, इसका उल्टा करके लिख देंगे जैसे अभी हमने बताया था। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा a प्लस b है, इसको h ना समझ लेना, a b इंटू x अपॉन x² प्लस ab, ये हमारे पास आ गया बराबर। अब देखिए यहाँ पर फिर वही, इससे तो ये वाला कैंसिल आउट हमारे पास हो गया, तो क्या फिर वही लिमिट s टेंड टू 0 लोग यानी माइनस के 1/h एज सच, और यहाँ लिख देंगे हम लोग के बाद जैसे पहले क्या था बिल्कुल एज सच कर लेते हैं, ये x² अपॉन ab यहाँ पे आ जाएगा इसके बटों में, किसके, ये आपका आ गया x² प्लस ab माइनस 2xh और प्लस h² बटे x² प्लस ab गुणा में आ गया इसके कितना, यहाँ देख लीजिए गुणा में ले लेंगे हम क्या x बटे x माइनस h, ये हमारे पास है। अब देखिए इसको फिर आगे ले रहे हैं हम, तो ये बना लिमिट माइनस के 1/h, फिर वही। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ab बटे ab x² प्लस ab बटे x² प्लस ab, इसको लिख दिया हमने इस प्रकार जैसे अभी अभी किया था उसी प्रकार से, लोग कितना 1 प्लस कितना माइनस के 2xh प्लस 2xh प्लस h² बटे x² प्लस ab, और माइनस जैसे पहले लिया था, बस अंतर क्या हो जाएगा इसमें और उसमें, तो ये तो हमारे पास आ गया इतना, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, माइनस लोग ये आया था 1 माइनस h अपॉन x हो जाएगा, आपके पहले था
जो हमारे पास था। ठीक है, अब इसको फिर एक्सपेंड कर देंगे उसी प्रकार से। ये क्या आया, पहला पद यानी माइनस के 2xh प्लस एच स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ चूँकि माइनस है तो माइनस आ जाता, बाहर तो ये प्लस हो जाएगा h अपॉन एक्स, और डॉट डॉट कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब h को अगर हम अंदर ले आएँ तो ये वाला h भी कट जाएगा, ये h और ये h स्क्वायर था तो इसका एक h बच जाएगा, और जब h का मान 0 रखेंगे तो कुल मिलाकर के हमारे पास क्या बचेगा, माइनस के 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, और माइनस बाहर है तो ये बन जाएगा कितना, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस के 1 अपॉन एक्स। तो अब देखा कि दोनों चीज़ आपस में बराबर आ गई। हेयर आर एफ डैश एक्स इक्वल टू एल एफ डैश एक्स, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, implies that fx is differentiable in open interval a b, hence Rayleigh theorem is applicable, hence Rayleigh's theorem is applicable। ठीक है, एंड हैंस एफ डैश सी का जो मान है वो 0 होना चाहिए। एफ डैश सी का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं क्या होता है एफ डैश सी। इम्प्लाई दैट करके क्या करेंगे, एफ डैश सी का मतलब है जो डिफ्रेंशिएशन आपने निकाला उसमें एक्स की जगह सी कर दो, यानी ये जो आपने निकाला इसमें एक्स की जगह सी कर दीजिए। करिए, क्या करेंगे, ये आपका बन गया 2c, यहाँ पर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ रखो 1 अपॉन सी और बराबर में रख दो 0। इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, इसकी इधर करो तो क्या आ गया, इसकी इधर करिए 2c स्क्वायर, इसका इधर करो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0। तो कुल मिलाकर के देखिए क्या आया, या सी स्क्वायर बराबर ए बी, इसका मतलब है सी बराबर अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है ए बी का, किसका, ए बी का ज्योमेट्रिक मीन। इसका अर्थ क्या हुआ कि ए से छोटा होता है ये ए बी का अंडर रूट, और किससे बड़ा होता, ए से बड़ा होता और बी से छोटा होता। या फिर ऐसे कह सकते हैं आप कि ए लेस देन सी लेस देन बी। ये आपको प्रूफ करना था भाई, इस प्रकार से आपको ये काम करना था। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग आराम से रेयले थ्योरम पर आधारित कर सकते हैं।